Hello students, how are you? Hoping you all will be fine. In this video we will discuss about the harmful microorganism. इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया about useful microorganism. So let's continue with the video. हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको कहते हैं हम हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म. इन हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं साइंटिफिकली बोला जाता है पैथोजेंस. ठीक है, तो वो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करते हैं दीज आर कॉल्ड पैथोजेंस. पैथोजेंस कहलाते हैं. जैसे कि पिक्चर में देख लीजिए, ये आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है बैसिलस, और ये आपको वायरसेस दिखाई दे रहे हैं. क्लियर, चलिए आगे चलते हैं. अब अगर हम टाइप्स की बात करें कि डिजीज किस कौन कौन से टाइप की फैलाते हैं, तो दीज आर टू टाइप्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल. चलिए इनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज. कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो एक हेल्दी पर्सन को फैलती हैं थ्रू अ सिक पर्सन. ठीक है, यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है दीज आर स्प्रेड डिजीज. ठीक है, ये फैलती हैं थ्रू कॉन्टैक्ट. ठीक है, अब जैसे कि आपका हो गया फ्लू, जैसे कि पिक्चर में भी देख रहे हैं आप, इस बच्चे को फ्लू हुआ है, मीन्स जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रखा है, और ये जो आपका हेल्दी पर्सन है अगर वो इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी फ्लू होने के चांसेस या कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. चलिए आगे चलते हैं. दूसरी है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड नहीं होती हैं थ्रू पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट. मान लीजिए कि अगर किसी को लंग कैंसर है या लंग में इन्फेक्शन है, तो अगर वो किसी हेल्दी पर्सन के पास बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उस हेल्दी पर्सन को भी लंग इन्फेक्शन हो जाएगा. तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो एक दूसरे से नहीं फैलती हैं. दीज आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में. चलिए आगे चलते हैं. अब बात ये आती है कि जो पैथोजेंस होते हैं यानी कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू एयर. जो हम ब्रीथ करते हैं, एयर इनहेल करते हैं ना इनसाइड अपनी बॉडी में, और एक्सहेल करते हैं, तो उस एयर के थ्रू आती है, वाटर के थ्रू आती है, पानी के थ्रू, और या खाने के थ्रू भी आ सकती है, या अगर हम किसी सिक पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो ये डिजीज़ हमें लग सकती है. क्लियर, पैथोजन एंटर कैसे करेगा? अगर हम इफेक्टेड फूड खाएंगे जिसमें पैथोजेंस ग्रोप हो रखे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोप हैं, या हम पानी पिएंगे कंटामिनेटेड, ठीक है, या हम जो सिक पर्सन है उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. अगेन इन द पिक्चर यू कैन सी दीज आर वायरसेस एंड दीज आर बैक्टीरिया. नेक्स्ट, अब पैथोजन डिजीज कैसे कॉज करते हैं? मान लीजिए पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया, ठीक है, तो वो पैथोजन डिजीज कैसे कॉज करेगा? अब जब ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो ये हमारी बॉडी के सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई होने लगता है. इट इज़ बिहेविंग लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ही ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है इन द सेल, और जब उस सेल में इसकी जो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज कर देता है. क्लियर, चलिए आगे चलते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखिए, इसमें ये जो आदमी है इसमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छींक रहा है, स्नीज कर रहा है. तो जब ये स्नीज कर रहा है या कोई व्यक्ति खांसता है, इसको खांसी है, कफ है, ठीक है, वो जब इन द एयर स्नीज करते हैं या खांसते हैं तो उनके मुंह से वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं जो आपकी एयर में चारों तरफ सराउंडिंग में फैल जाते हैं. और जब उस एयर को ही एक हेल्दी पर्सन इनहेल करता है अपनी बॉडी के अंदर, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एयर के थ्रू उस हेल्दी पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाते हैं. क्लियर, तो इस तरह से जो वायरस है वो आपकी बॉडी में एंटर करता है. अब इसी को रोकने के लिए ही आपके स्कूल्स में भी आपके टीचर बोलते होंगे, बेटा आपकी मम्मा बोलती होंगी, जो या कोई बड़े हैं तो वो बोलते होंगे घरों में आपको कि अगर आपको खांसी आती है, छींक आती है, ठीक है, तो आप अपने मुंह को ढक लीजिए रुमाल से या कपड़े से. उसके पीछे बेसिकली यही एक रीज़न होता है कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपकी सराउंडिंग्स में ना स्प्रेड हो जाए और जो अदर मेंबर ऑफ द फैमिली हैं उनको इन्फेक्शन ना हो जाए. क्लियर, चलिए आगे चलते हैं. अब मैंने बताया आपको कि पैथोजेंस क्या होते हैं, कैसे आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, ठीक है. तो अब एक वर्ड है कैरियर्स. ठीक है, कैरियर्स किसे कहते हैं? कैरियर्स का मतलब होता है ले जाने वाला, है ना. और ये जो कैरियर्स की बात कर रहे हैं हम, ये उन कैरियर्स की बात कर रहे हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पैथोजन से इनको जो ले जा रहे हैं, और ये कैसे जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड आउट करते हैं. ठीक है, तो कैरियर्स कौन हुए? कैरियर्स वो हुए जो
पैथोजेंस को हेल्दी पर्सन में लेके जाते हैं, ठीक है, दीज आर कैरियर्स। अब कैरियर्स को कैसे समझाएं आपको, ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल देखिए कि मान लीजिए आपको मॉस्किटो बाइट करता है, ठीक है, मॉस्किटो आपको पता है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है, एनोफिलीज जो मॉस्किटो होता है उसके काटने से आप सबको पता है बेटा कि मलेरिया होता है, ठीक है। अब ये मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया ऐसे होता है कि जो ये एनोफिलीज मॉस्किटो होता है इसकी जो स्लाइवा होती है, स्लाइवा में ये मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही ये एनोफिलीज जो मॉस्किटो है आपकी बॉडी में इंजेक्ट करता है अपने स्टिंग को, तो जो ये उसकी स्लाइवा है वो स्लाइवा आपकी ब्लड में एंटर करती है, एंड उस स्लाइवा के साथ ही वो जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोन्स फैमिली का जो है, वो आपके ब्लड में एंटर कर जाता है, और एंटर करने के बाद वहीं से वो फिर मल्टीप्लिकेशन का काम शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका प्रोटोजोआ है, यानी कि प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है, उसके करियर के तौर पे कौन आया है, दैट इज एनाफिलीज मॉस्किटो, ये आप इसका कैरियर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको कि कैरियर्स क्या होते हैं। कैरियर्स वो होते हैं जो इन्फेक्शन के बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हेल्दी पर्सन तक ले जाने का काम करते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। इनके जो कैरियर्स हैं इनके अदर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एक है आपका एडीज मॉस्किटो जो डेंगू फैलाता है। एक आपका रेबीज डॉग है, रेबीज बीमारी सुनी होगी कि कुत्ते के काटने से होता है। ये मोस्टली उस डॉग के काटने से होता है जो मैड होता है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो डॉग की लार होती है, स्लाइवा होता है, उस स्लाइवा में रेबीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं, और जैसे ही वो डॉग इंजेक्ट होता है उसके दांत आपकी बॉडी के अंदर, तो वो स्लाइवा के साथ जो रेबीज के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी आपकी बैक्टीरिया जो है वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और रेबीज़ का जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है कि हाइड्रोफोबिया, जिसको रेबीज़ होती है उसको हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर लगने लगता है, ठीक है। तो इसको आपने देखा अभी मेनली कि जो बीमारियां हैं वो मेनली हमें मच्छर के काटने से, मॉस्किटो बाइट से होती है। तो इसका यही सोल्यूशन है कि हमें जो मॉस्किटोज हैं उनको स्प्रेड आउट होने से या इंक्रीजिंग नंबर होने से रोकना चाहिए। और जहाँ पे भी आपको पता है कि जो ये डेंगू वगैरह के मच्छर होते हैं ये फ्रेश वाटर में ब्रीडअप करते हैं, तो हमें अपने आसपास कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड। आगे चलिए अब हम कुछ ऐसी कॉमन डिजीज के बारे में बात करते हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स में यानी हम लोगों में स्प्रेड आउट करते हैं। कौन कौन सी हैं देख लीजिए। इसमें है ह्यूमन डिजीज, कॉजिकेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रिवेंटिव मेजर्स। इसमें कौन कौन से आपको प्रिजर्वेटिव मेजर्स रखने हैं। सबसे पहले आपका ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। और इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, मीन्स जो पेशेंट है उसको आइसोलेट किया जाए। सेकेंड है आपका मील्स, किससे होता है, वायरस से होता है। मीन्स जो वायरस से डिजीज होती है बट उनको हम कहते हैं वायरल डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज भी बोलते हैं इनको। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अगेन एयर, एंड द प्रिवेंटिव मेथड इज दैट इज पेशेंट को आइसोलेशन में रखें। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चिकन पॉक्स, वायरल डिजीज़ है, अगेन एयर से और कॉन्टेक्ट से फैलती है, एंड इसका भी वही आपका प्रिवेंटिव मेजरमेंट है कि इसमें जो पर्सन है उसको, जो पेशेंट है उसको आइसोलेशन में रखा जाए, और प्लस उसको अगर एज के अकॉर्डिंग टू एज वैक्सीनेशन कराया जाए। नेक्स्ट है पोलियो, अगेन अ वायरल डिजीज स्प्रेडिंग थ्रू एयर एंड वाटर, एंड द प्रिवेंटिव मेजर इज अगेन सेम, आइसोलेशन में रखा जाए पेशेंट को और वैक्सीनेशन कराया जाए। नेक्स्ट आपकी है कॉलेरा, बैक्टीरियल डिजीज़ है, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलती है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि इसमें जो पर्सन है उसको पर्सनल हाइजीन का और उसकी सैनिटरी हैबिट्स यानी कि साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखा जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, वाटर से फैलती है, कंटामिनेटेड वाटर जो होता है, एंड द मेजर्स आर जो पानी या खाना वो खा रहे हैं वो प्रॉपर्ली कुकड होना चाहिए, और पानी प्रॉपर्ली बॉयल अप होना चाहिए, क्योंकि जब पानी बॉयल्ड होता है तो उस पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मर जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगेन वैक्सीनेशन इज कंपल्सरी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए, अगेन वायरल डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज वाटर, एंड प्रिवेंटिव मेजर इज ड्रिंकिंग वाटर। अभी मैंने आपको बताया कि ड्रिंकिंग वाटर क्यों बॉयल करना चाहिए हमें, एंड अगेन वैक्सीनेशन। मलेरिया प्रोटोजोन से होता है, मॉस्किटो
इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एंड इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको या तो मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करें या मॉस्किटो रिपेलेंट जो आते हैं उनका यूज़ करें। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म केवल हम ह्यूमन बींग्स में ही डिजीज़ नहीं कॉज करते हैं, ये कुछ प्लांट्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। कौन कौन सी होती हैं एक बार देख लेते हैं जल्दी से। प्लांट डिजीज़ है आपकी सिट्रस कैंकर, नींबू में होती है। बैक्टीरियल डिजीज़ है, एयर के थ्रू होती है एंड इस तरह की दिखाई देती है ये। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। रस्ट ऑफ व्हीट फंगल डिजीज़ है, फंजाई के थ्रू होती है। एयर सीड से होती है, एयर्स के थ्रू होती है। एंड इसमें जो ये आपका व्हीट है इसके ऊपर इस तरह के येलो येलो कलर के धब्बे नज़र आते हैं। नेक्स्ट आपका येलो वेन ऑफ मोजैक इन ओकरा, यानी कि भिंडी, भिंडी में होती है। वायरल डिजीज़ है, इंसेक्ट के थ्रू होती है। एंड ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में पत्ती के ऊपर येलो येलो कलर के लाइनिंग बन जाती है। आई होप दिस video will be helpful for understanding the chapter that is microorganism. Thank you. Have a nice day.